ससुराल को सुई की नोक पर रखने वाली बहू। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो देवी मैया की। हे देवी मैया, मैं हर रोज आपसे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति रहे और कोई भी बुरी नजर से मेरे परिवार को देख तक न सके। बेटा, जितनी श्रद्धा से तुम देवी मैया की पूजा करती हो ना, तुम्हारे परिवार पर तो कभी बाल बराबर भी आंच नहीं आ सकती। देवी मैया की पूजा करके सावित्री मंदिर से बाहर जाती है और बाहर बैठे सभी गरीबों में प्रसाद बांट देती है। मंदिर से लौटते लौटते सावित्री को 8 बज जाते हैं और वो जैसे ही घर आती है तो लो, भाभी तो आ गई। भाभी, मैं अभी आपको ही देखने जा रहा था। अरे वो मैं मंदिर गई थी ना, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। आज मंदिर में भीड़ थी काफी। आखिर में जाकर मेरा नंबर आया पूजा करने का। बहू तो कितना पूजा पाठ करती है, घर में भी यहाँ पर भी तो सुबह सुबह उठकर पूजा करनी शुरू कर देती है और तो और फिर सुबह शाम मंदिर भी जाती है। अरे इतनी पूजा तो कोई ब्रह्मचारी भी नहीं करता होगा। हमें कभी दूसरे की पूजा से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। भाभी, कभी कभी तो आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैंने कोई पूजा पाठ वाला दूरदर्शन का चैनल ही ऑन कर दिया हो। आप जाकर पहले हम सबके लिए नाश्ता बना दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ मैं। पूजा की थाली मंदिर में रखकर सावित्री अब सीधा रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। अरे कुछ भी बोलो भाभी, आपके जैसा खाना तो कोई नहीं बना सकता। आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने के चक्कर में हर रोज मेरी जिम की डाइट खराब हो जाती है। कभी कभी तो लगता है कि आपने बचपन से ही मास्टर शेफ का कोर्स शुरू कर दिया था। गांव की लड़की है, खाना बनाने में तो माहिर होगी ही। वैसे भी ये कौन सा पढ़ी लिखी है, स्कूल जाने की उम्र में तो चूल्हा चौका संभाल लिया था, तो खाना तो स्वादिष्ट होगा ही। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सावित्री को थोड़ा बुरा लगता है। दरअसल सावित्री शहर में रहने वाले इस शहरी परिवार की एक गांव वाली बहू थी जो मिथिलेश की काफी अच्छे दोस्त की बेटी थी। अपने दोस्त की खातिर मिथिलेश अपने बड़े बेटे के लिए गांव की लड़की को ले आता है। ससुराल आते ही सावित्री एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है, लेकिन उसके कम पढ़े लिखे होने और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लीन रहने की वजह से उसे ताने भी सुनने को मिलते हैं। अरे सावित्री, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी नाश्ता कर लो। रात में भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था। मैं अब शाम की पूजा करके ही खाना खाऊंगी। वो आज मेरा मंगलवार का व्रत है ना। एक तो इसके कभी व्रत खत्म नहीं होते, कभी मंगल का व्रत तो कभी रविवार का व्रत। हर दिन तो ये व्रत ही रखती रहती है। इसके पूरे कमरे में भी सिर्फ भगवानों की ही तस्वीर लगी है। बहू, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तू धरती लोक से सीधा स्वर्ग में ही एंट्री मारेगी। तेरे लिए तो वहाँ सीट कंफर्म है। सुनीता की बातें सुनकर अंकित और राशि की हंसी छूट जाती है और अब ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम के वक्त सावित्री जब मंदिर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में मोहल्ले में रहने वाली उसकी सहेली लता मिलती है। अरे लता, कैसी हो तुम? महीना भर हो गया तुम्हें देखे हुए। बीच में तुम्हारे घर भी आई थी, लेकिन ताला लगा हुआ था। कहीं गई थी क्या? हाँ, वो मैं गांव गई थी। गांव में मेरी मौसी की बेटी रहती है। बेचारी की शादी को अभी ठीक से महीना भर भी नहीं हुआ था और उसकी जेठानी ने उस पर काला जादू करके उसे पागल कर दिया। महीने भर गांव में रहकर हम सब उसका इलाज करवा रहे थे। फिर एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा से मुलाकात हुई। उन्होंने उस पर से वो साया उतारा। पता नहीं लोग काला जादू कैसे कर लेते हैं। मैं तो नाम सुनते ही डर से कांप जाती हूँ। ये सब तो बस नाम की चीजें हैं। भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस पूरी दुनिया में। वो तो है, लेकिन जहाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, तो वहाँ नकारात्मक शक्तियों का भी वास है। काला जादू, वशीकरण, ये सब सच में होता है। लेकिन तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो इतनी पूजा पाठ वाली हो। तुम्हारे या तुम्हारे ससुराल वालों के साथ तो कोई कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी मेरे परिवार का कोई बुरा साया न मंडराए, और अगर मंडराए भी तो उसका सामना सबसे पहले मुझसे हो। सावित्री को अपने पूजा पाठ पर काफी भरोसा था। दिन रात सावित्री पूजा पाठ करके सिर्फ अपने ससुराल वालों की खुशी और सलामती की प्रार्थना ही करती। ऐसी समय गुजरता है और आज पंडित जी अंकित के लिए कुछ रिश्ते लेकर घर आते हैं। ये देखिए बहन जी, मैं अंकित के लिए कितने बढ़िया बढ़िया रिश्ते लेकर आया हूँ। ये सभी लड़कियां इसी शहर की हैं और काफी पढ़ी लिखी भी हैं। पंडित जी, ये तो मुझे देखने में ही चालाक सी लग रही है। कुछ और लड़कियों की तस्वीर दिखाइए ना। तो बहन जी ये देखिए, ये सभी लड़कियां गांव से हैं। घर गृहस्थी संभालना, खाना बनाना सब कुछ कर लेती हैं।
अरे नहीं पंडित जी, गांव की लड़की तो मैं हर किस नहीं लाऊंगी। गांव की एक बहू लाकर मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। दिन रात पूजा पाठ करना बस उसी में लगी रहती है। मुझे अपनी बेटी की शादी की इतनी जल्दी नहीं है, अब आप तसल्ली से रिश्ता ढूंढिए। पंडित जी अब वो सारी तस्वीर वापस अपने झोले में रख लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी तरह अब 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज सुनीता की नंद शारदा सुनीता से मिलने घर आती है। अरे सुनीता, आज तो मैं तेरे लिए एक बढ़िया खबर लाई हूँ, है ना? तू इतनी खुश हो जाएगी। मेरे पास एक गांव की लड़की का रिश्ता आया है, काफी सुंदर है। उसे देखते ही मुझे अपने अंकित के लिए वो भाग गई। अरे दीदी नहीं, गांव की लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। लेकिन मैं अपनी दूसरी बहू भी गांव की तो नहीं लेकर आऊंगी। अरे पागल, एक बार देख तो सही, ना पसंद आए तो फिर मत करियो शादी। शारदा अपने बैग से तस्वीर निकालकर जब सुनीता और राशि को दिखाती है तो वो दोनों उस लड़की की तस्वीर देखकर देखती रह जाती हैं। बुआ जी, लड़की तो सच में काफी सुंदर है। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। हाँ दीदी, ये लड़की तो काफी सुंदर है, लेकिन ये भी पढ़ी लिखी नहीं होगी ना। अरे गांव में रहने वाले हर कोई अनपढ़ नहीं होते। लड़की काफी पढ़ी लिखी है, हाल फिलहाल में ही कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव गई। अरे अब तो लड़की पसंद है ना तुझे? इतनी सुंदर लड़की तुझे अपने अंकित के लिए कभी नहीं मिलेगी। और नाम भी कितना प्यार है इसका, मोहिनी, जैसे कोई अप्सरा हो। बाकी घर वाले मोहिनी की तस्वीर जब देखते हैं तो उन सभी को वो पहली नजर में ही भा जाती है और बिना देरी करे सुनीता मोहिनी के घर रिश्ता लेकर जाती है और कुछ समय में मोहिनी और अंकित की धूमधाम से शादी हो जाती है। बहू, मैं बता नहीं सकती कि तू आज कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। वैसे तो मैं इन नजर वाली चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन लगता है आज तो मुझे तेरी नजर उतारनी ही पड़ेगी। अरे माँ जी, मैं हूँ ना, मैं अपनी प्यारी देवरानी की नजर उतार दूंगी। मुझे तो 100 तरीके आते हैं नजर उतारने के, लेकिन उससे पहले मुझे मोहिनी का गृह प्रवेश भी तो करना होगा। मोहिनी अपने दाहिने पैर से एक चावल से भरे कलश को गिराकर इस आलते की थाली में पैर डुबोकर घर में छाप छोड़ते हुए आना। सावित्री की बात सुनकर मोहिनी अपने दाएं पैर से कलश गिराती है और जैसे वो आलते की थाली में पैर रखती है तो एकदम से मोहिनी के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसे देखकर सावित्री, अरे मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कहीं दर्द हुआ। भाभी, वो सैंडल से पेंट निकले थे ना तो एकदम से दर्द होने लगा। तो बिना क्या सवाल कर रही है? अरे उसने इतना भारी चौड़ा पहना है कि शादी का, ऊपर से इतनी ऊंची हील पहनी हुई थी। बहू, अब तू जाकर थोड़ा आराम कर ले, थोड़ी देर बैठ जा। थोड़ी देर में औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती ही होंगी। अब राशि मोहिनी को हॉल की तरफ ले जाती है तो वहीं सावित्री जब घर में बने मंदिर में आती है तो देखती है कि भगवान के सामने जल रहा दिया बुझा हुआ है। हे भगवान, ये तो अपशगुन है। ये दिया अपने आप कैसे बुझ गया? यहाँ तो आसपास कोई खिड़की भी नहीं है और कोई आया भी नहीं था। तेल भी दिए में काफी है, तो बुझ कैसे सकता है दिया? सावित्री भगवान के सामने हाथ जोड़कर अब दोबारा दिया जला देती है। थोड़ी देर में अब मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस की औरतें आती हैं और एक एक करके सभी मोहिनी का चेहरा देखती हैं। सुनीता बहन, तुम्हारी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है, काफी प्यारी है तुम्हारी बहू। सुंदर तो है, लेकिन नैन नक्श में तो मुझे तुम्हारी बड़ी बहू ही ज्यादा अच्छी लगती है। गोरे रंग के साथ साथ में नैन नक्श भी तो मायने रखते हैं। सभी औरतें मोहिनी की मुंह दिखाई करके उसकी तारीफ कर रही थी। तो वहीं सरस्वती जब मोहिनी के नैन नक्श के बारे में बोलती है तो इससे मोनिका का थोड़ा मुंह बन जाता है। और थोड़ी देर बाद जब सरस्वती सभी औरतों के साथ जाने लगती है कि तभी वहां आंगन की सीढ़ियों में से उतरते हुए अचानक सरस्वती का पैर मुड़ता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डी टूट गई है। हे भगवान, चाची आप ठीक तो है ना? इन 2 सीढ़ियों से आपका पैर कैसे फिसला? सभी लोग सरस्वती को उठाते हैं और उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं। तो वहीं जो अब सारी रस्मों के बाद मोहिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। अरे मैं तो काफी थक गया हूँ, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। आप सो जाइए, मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ। मोहिनी अब सीधा बाथरूम में जाती है और अब जल्दी से नल चालू करके ठंडे पानी से अपने पैर धोने लगती है। मोहिनी के पैर के दोनों तलवे नीचे से काफी ज्यादा जल चुके थे। मेरे पैर तो पूरी तरह से जल चुके हैं। ये सब उस आलते की वजह से हुआ है। मोहिनी दर्द के मारे ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही होती है और अब जल्दी से अपनी शादी के लहंगे के साथ लगे बंद ही पोटली को खोलकर उसके अंदर से एक सुई निकालती है। उस सुई को घुमाने लगती है जिससे मोहिनी के जले तलवे अब धीरे धीरे एकदम से ठीक होने लगता है। जब तक ये सुई मेरे पास है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे जब वो बुढ़िया गिरी थी ना तो कितना मजा आया था ना। मैं तो जोर जोर से हंसना चाहती थी,
उसकी इस हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी सुंदर नए नक्श के बारे में बोलने की? वो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। खुद से बातें करते हुए मुस्कान अपनी सुई को देख मुस्कुराती है और अब से उसे अपने जूड़े में छुपा लेती है। ऐसे ही अब अगला दिन होता है। मोहिनी नहा धोकर तैयार होती है और श्रृंगार करते हुए अपने माथे पर एक काले रंग की बिंदी छोटी सी लगा लेती है। इस काली बिंदी से ही तो मेरा पूरा लुक कंप्लीट होता है, लेकिन इन सब के अलावा मेरे पास सबसे ज्यादा खास चीज ये सुई है। इसके बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकती। मोहिनी अपने खुले बालों की गूंद बना लेती है और अब उस सुई को अपनी चोटी में इस तरह छुपाती है कि ना ही वो सुई दिखती है और ना ही गिरती है। और अब जब मोहिनी तैयार होकर बाहर आती है तो मोहिनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो हमें। क्या कहा माची आपने? मैं आपको कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाऊं? ये कहते हुए मोहिनी अपनी चोटी उस हिस्से पर बार बार हाथ लगाने लगती है जहां पर उसने सुई रखी हुई थी। और तभी अरे बहू, तुम तो अभी नई नई आई हो, मैं तुमसे भला खाना कैसे बनवा सकती हूँ? तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इतना कहकर सुनीता रसोई में आती है और खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर में सावित्री जब रसोई में कुछ सामान लेने के लिए आती है तो वो अपनी सास को खाना बनाते देखकर, अरे माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हैं? आपको तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। और आज तो मोहिनी की पहली रसोई की रस्म है ना, वो कहाँ है? अरे वो नई नवेली बहू है, उससे मैं खाना थोड़ी ना ही बनवाऊंगी। आज मैं अपनी बहू की पहली रसोई का खाना खुद बनाऊंगी। सुनीता की ऐसी अजीब बातें सुनकर सावित्री को थोड़ा अजीब लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी आराम से हॉल में बैठी होती है। तभी राशि एक ड्रेस लेकर मोहिनी के पास आती है। आज मेरी कॉलेज में पार्टी है और मैं काफी लेट हो चुकी हूँ, तो क्या आप मेरी ड्रेस प्रेस कर देंगी? राशि की बात सुनकर मोहिनी दोबारा से अपनी चोटी को हाथ लगाती है, जिससे भाभी, मैं अपनी ड्रेस प्रेस करने जा रही थी, अगर आपके भी कपड़े प्रेस करवाने हैं तो दे दीजिए। नहीं नहीं राशि, अभी नहीं करवाने, जब करवानी होंगी तो मैं दे दूंगी। मोहिनी की बात सुनकर राशि चली जाती है। तो वहीं अब मोहिनी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। थोड़ी देर में सुनीता खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अब जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी विवेक, मोहिनी ये लो, मेरी तरफ से पैसे रखो, इससे शॉपिंग कर लेना। भैया, इसकी क्या जरूरत है? अरे बहू, कैसे जरूरत नहीं है, ये लो, मेरी तरफ से भी पैसे रखो। तभी घरवाले मोहिनी को बारी बारी करके पैसे देने लगते हैं, जिसे देखकर सावित्री मन ही मन, सभी लोग मोहिनी को पैसे तो ऐसे दे रहे हैं जैसे ये सारा खाना इसने बनाया हो। मैंने भी अपनी पहली रसोई की रस्म की थी, लेकिन सभी ने मुझे इस तरह पैसे नहीं दिए थे, मानो जैसे ये पैसे देने के लिए पागल हों। सावित्री को ये सारी चीजें अजीब लगने लगती हैं। तो वहीं अब थोड़ी देर बाद जब सावित्री मोहिनी के कमरे में आती है तो देखती है कि मोहिनी अपने कपड़े अलमारी में रख रही है। साथ ही मोहिनी के कपड़ों के बैग में 6 से 7 अलग अलग तरह की गुड़ियां हैं, जिसे देखकर सावित्री दंग रह जाती है। ये तुम्हारे बैग में गुड़िया क्या कर रही है? वो भी इतनी सारी? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। भाभी, वो मुझे गुड़िया से खेलने का शौक है ना, इसलिए मैं अपने साथ में ले आई हूँ। मेरे घर में तो इससे भी ज्यादा गुड़िया है। लेकिन गुड़िया थोड़ी अजीब सी नहीं है? भाभी, आप तो खुद गांव से हैं, आपको तो पता ही होगा कि गांव में किस तरह की गुड़िया मिलती है। सावित्री की नजर बार बार उन गुड़िया पर ही जा रही थी कि तभी सावित्री मोहिनी के माथे पर लगी उस काली बिंदी को देख लेती है। मोहिनी, तुमने ये काली बिंदी क्यों लगा रखी है? हमारे यहाँ दुल्हन कभी भी काली बिंदी नहीं लगाती। भाभी, आजकल तो यही फैशन चल रहा है और मुझे इसी तरह की बिंदी पसंद है। फैशन से क्या होता है? अपनी संस्कृति भी कुछ मायने रखती है। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। सावित्री सीधा अपने घर के मंदिर में जाती है और माता रानी की आरती की थाली में रखे कुमकुम को उठाकर मोहिनी के पास आती है। और जैसे ही सावित्री उस बिंदी को हटाकर मोहिनी को कुमकुम का टीका लगाती है तो एकदम से मोहिनी को झटका लगता है और वो पीछे हो जाती है। अरे मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? मेरे छूते ही तुम्हें झटका क्यों लगा? भाभी, वो आपका हाथ काफी ठंडा था ना, इसलिए आपने लगा दिया ना कुमकुम। अब चाहिए, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मोहिनी सावित्री को जल्दी से कमरे से बाहर भेजती है और बाथरूम में जाकर उस कुमकुम को हटाने लगती है। जहां मोहिनी के कुमकुम लगा था वहां पूरा लाल हो चुका था। इस सावित्री को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कितनी पूजा पाठ करती है कि इसका हाथ लगते ही मेरा माथा जल गया। सभी घर वालों को तो मैं आसानी से वश में कर सकती हूँ, लेकिन इसे वश में करना काफी मुश्किल होगा। मोहिनी अपने बचपन से ही काला जादू सीखती आई थी और जवानी तक आते आते वो विद्वान हो चुकी थी। वह हमेशा अपने पास एक सुई रखा करती थी और उसी की नोक पर मोहिनी जिसको भी नापसंद करती उसे काफी परेशान करती। आज तो अपनी ससुर जेठ सबके दिए पैसों से खूब शॉपिंग करने वाली हूँ मैं, लेकिन उससे पहले अपनी ये सुई तो रख लूं, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। मोहिनी अपने हैंडबैग में सुई और एक गुड़िया डाल लेती है, जिसके बाद अब जैसे ही मोहिनी घर से बाहर निकलती है तभी एक काली बिल्ली आकर उसका रास्ता काट जाती है। अरे अरे बेचारी काली बिल्ली, अगर किसी आम इंसान का रास्ता काटती तो उसके साथ बुरा होता, लेकिन इसने तो मेरा ही रास्ता काट दिया।
इतना बोलकर मोहिनी जैसे ही रिक्शे में बैठती है तभी एक गाड़ी वाला आकर उस बिल्ली को मार देता है, जिसे देखकर मोहिनी काफी खुश होती है। और अब मोहिनी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है और जब बिल देने की बारी आती है तो देखिए, आपका टोटल बिल 700 रुपए हुआ है। आप यूपीआई करेंगे या फिर कैश? अगर मैं पैसे ना दूं तो? आप मुझ जैसी सुंदर लड़की से पैसे मांग रहे हैं? ये रेस्टोरेंट है, कोई भंडारा थोड़े ना है जहाँ लाइन में लगाकर आपने मुफ्त में खाना खा लिया। पैसे तो आपको देने ही होंगे, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करना होगा। मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी को काफी गुस्सा आता है और वो सामने वाले टेबल पर बैठे एक अरुण नाम के लड़के को देखने लगती है और उसे देखते हुए अपने बैग में हाथ डालकर जैसे ही उस सुई को छूती है कि तभी वो अरुण नाम का लड़का सीधा मैनेजर के पास आता है। कितना बिल हुआ है मुझे बताइए, मैं पैसे दूंगा इनके। लेकिन आप पैसे क्यों देंगे? आप हैं कौन इनके? अरे कोई भी हूं, आपको पैसों से मतलब होना चाहिए ना। अरुण मोहिनी का बिल भर देता है तो वही मोहिनी ये देखकर काफी खुश होती है और सीधा होटल के बाहर आ जाती है। और जैसे ही अरुण वापस अपने टेबल पर जाकर बैठता है, यार वो लड़की कौन थी जिसका तूने बिल भर दिया? तेरी कोई जान पहचान की थी क्या? अरे कौन सी लड़की है? मैंने किसका बिल भरा? मैं तो वॉशरूम के लिए उठा था ना। अरे पागल हो गया क्या? अभी तो तूने मेरे सामने जाकर उस लड़की का बिल भरा, ध्यान कहाँ है तेरा? उस सुई को छूते ही मोहिनी ने नजरों से ही अरुण पर वशीकरण कर दिया था और मोहिनी के जाते ही उसका वशीकरण भी टूट जाता है। और जैसे ही मोहिनी घर आती है तो अपने बैग से उस गुड़िया और सुई को निकालती है और जहां जहां गुड़िया में सुई चुभोती है वहां मैनेजर के शरीर में दर्द होने लगता है। आह आह आह, ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो। मैनेजर जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ की 2 और पैर की 3 हड्डियां टूटी हुई हैं। देखिए, आप गिरे नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, तो ये आपकी हड्डियां कैसे टूटी? डॉक्टर की बात सुनकर मैनेजर काफी दंग रह जाता है। तो वहीं अब मोहिनी घर पर काफी खुश हो रही होती है। ऐसी वक्त गुजरता है और आज राशि की सहेली आरती उससे मिलने घर आती है। राशि, कितना टाइम हो गया है हम दोनों को मिले हुए, तो भूल ही गई है मुझे। राशि, मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने के लिए कहा था ना, तुम लेकर नहीं आई? सॉरी भाभी, मैं भूल गई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राशि भागती हुई दुकान पर जाती है और मोहिनी को उसका सामान लाकर दे देती है, जिसे देखकर आरती, राशि बुरा मत मानना, लेकिन तेरी भाभी का बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इतनी भी क्या जल्दी थी कि तू मुझे इस तरह छोड़कर चली गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के बारे में इस तरह बात करने की? निकल जा मेरे घर से। राशि की बातें सुनकर आरती को काफी गुस्सा आता है और अब वो सीधा घर के लिए निकल जाती है। और जैसी ही रात होती है तो मोहिनी फिर से अपना काला जादू करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो उस सुई को गुड़िया में चुभोती है वैसे वैसे आरती को दर्द होने लगता है। माँ, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे बचा लो, मेरी बच्ची को क्या हो गया? आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए ना। अरे भाई, डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं होगी, इस बार किसी ने कुछ टोटका किया है। आरती का पिता संदीप एक पंडित था, जिसके चलते वो अब जल्दी से अपनी बेटी को भभूति लगाकर उसे पूजा में बिठा देता है, जिससे थोड़ी देर में आरती अपने आप ठीक हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इनकी शर्ट्स में बटन लगाना है और पूरे कमरे में कहीं सुई नहीं है। अरे हाँ, याद आया, उस दिन मैंने मोहिनी को उसके बैग में सुई रखते हुए देखा था, वही ले लेती हूँ जाकर। सावित्री जब मोहिनी के कमरे में आती है तो उसे मोहिनी नहीं मिलती, जिसके चलते अब सावित्री खुद ही बैग से उस सुई को निकाल लेती है। तभी अचानक मोहिनी कमरे में आती है और अपनी जेठानी के हाथ में सुई देखकर, भाभी, ये सुई मेरी है। मुझे इनकी शर्ट का बटन लगाना था और मेरे कमरे में सुई नहीं थी। उस दिन मैंने तुम्हें बैग में सुई रखते हुए देख लिया था तो इसीलिए लेने आई थी। भाभी, ये कोई कपड़े सिलने की सुई नहीं है, ये मेरी सुई है, दे दीजिए मुझे। मोहिनी सावित्री से सुई लेकर वापस उसे बैग में रख देती है। एक सुई के लिए मोहिनी का ऐसा बर्ताव सावित्री को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसी रात हो जाती है। मोहिनी अपनी सुई को लेकर छत पर आती है और कुछ मंत्र पढ़कर फूंकने लगती है। पता नहीं कितनी पूजा पाठ करती है कि इसके छूते ही सुई की शक्तियां कमजोर पड़ गई। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ वक्त गुजरता है। सावित्री आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसे उसकी पड़ोसन पूनम दिखती है। पूनम, आजकल तुम घर नहीं आ रही हो और बिट्टू भी दिखाई नहीं देता। आजकल बिट्टू की कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उस दिन वो तुम्हारे घर के बाहर बॉल खेल रहा था और खेलते खेलते उसने बॉल मोहिनी को मार दी। तब से बेचारे की तबीयत खराब है। और जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आई थी तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। सावित्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर पर कोई साया है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर पर भला कोई साया कैसे हो सकता है? मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी देवरानी को मंदिर ले जाना चाहिए। वो नई नवीली दुल्हन है ना, और दुल्हनों पर साया जल्दी आता है।
पूनम की बातें सुनकर सावित्री अब सीधा मोहिनी के पास जाती है। जब से तुम शादी करके आई हो तब से तुम एक भी बार मेरे साथ मंदिर नहीं गई। पूजा के वक्त भी हमेशा गायब रहती हो। आज तुम मेरे साथ मंदिर चलो। नहीं नहीं, अरे नहीं भाभी, आप जाइए ना, मैं फिर कभी चलूंगी। अरे पता नहीं फिर वो कब आएगा, तुम आज ही चलो। सावित्री मोहिनी को जबरदस्ती मंदिर ले जाती है और मंदिर में पैर रखते ही मोहिनी के पैर जलने लगते हैं, जिससे मोहिनी ठीक से चल नहीं पाती। और ये देखकर सावित्री, अरे मोहिनी क्या हुआ तुम्हें, ठीक से चल क्यों नहीं रही हो? ऐसा लग रहा है पैर में चोट लगी है। भाभी आप मुझे इतनी जल्दी लेकर आई हैं कि मेरा पैर ही मुड़ गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाती हूँ, तब तक आप पूजा कर लीजिए। मोहिनी अब जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर मंदिर के बाहर आती है, जहाँ उसे थोड़ा सुकून मिलता है। सुई की नोक पर अब मैं अपने पूरे घर को वश में कर सकती हूँ, सिवाय अपनी जेठानी के। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं और मोहिनी यूं ही इसी तरह अपने घर के हर सदस्य पर अपने फायदे के लिए उन्हें सुई की नोक पर नचाती है। मोहिनी भाभी, उस दिन जो आपने पुलाव बनाए थे दोबारा बना दीजिए ना, बहुत टेस्टी थे। पुलाव तो काफी टेस्टी था, लेकिन वैसे ज्यादा अच्छा पुलाव तो हमारी सावित्री ही बनाती है। अपने सामने अपनी सास को अपनी जेठानी की तारीफ करता देखकर मोहिनी को काफी गुस्सा आता है और अब वो जल्दी से कमरे में जाती है और अपने बैग से सुई निकालती है। इस सुई की नोक पर तो मैं अपनी जेठानी को तो नहीं नचा सकती, लेकिन अपनी सास को तो नचा सकती हूँ। मोहिनी जैसे ही उस गुड़िया के पैर में सुई चुभोती है तो सीढ़ियों से उतर रही सुनीता का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। उसके पैर में काफी गहरी चोट आती है। इसीलिए कहता हूँ कि चश्मा लगाकर चला करो। कैसे उतर रही थी सीढ़ियों से जो इतनी बुरी चोट खा ली? अपना ख्याल रखना, डॉक्टर ने आपको 2 हफ्ते का रेस्ट बोला है। मोहिनी एक आज्ञा के बाद आसपास और घर में ऐसी अजीब हादसे होता देख सावित्री को थोड़ा अजीब लगने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज गांव से मोहिनी की मां ममता आती है। कैसी हैं आप? अब आपका पैर कैसा है? अब तो पहले से काफी ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गई। मोहिनी भी आपको काफी समय से याद कर रही थी। बड़ी ही प्यारी बहू है मेरी। अगर ये नहीं आती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। ऐसी बहू पाकर तो मेरे भाग्य खुल गए हैं। सुनीता के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर ममता सब समझ जाती है और जैसे वो अपनी बेटी से कमरे में अकेले मिलती है। झूठ तो बोलियो मत, तूने फिर से काला जादू करना शुरू कर दिया ना। तेरी सास की बातों में सब समझ गई मैं। हाँ तो क्या हुआ माँ, काला जादू करके मुझे कम से कम उन लोगों से वही तो मिल रहा है। बचपन में तुझे मार मारे से दूर किया था और तू दोबारा इन चीजों में लग गई। अरे क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है? ममता की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी को अब अपना बचपन का दिन याद आने लगता है, जब वो एक तांत्रिक के साथ काला जादू सीखती थी। छोटी सी हो तुम, लेकिन अभी से ही काले जादू विद्या सीखने में माहिर हो चुकी हो। मोहिनी काला जादू करना सीख जाती है और जब ये बात मोहिनी के घर वालों को पता चलती है तो उसे बहुत मारते हैं। अरे 4 फुट की भी नहीं है तू और अभी से ही काला जादू करना सीख गई तू तो गई। और कौन है वो तांत्रिक जो तुझे ये सब सिखा रहा है? पूरा गांव मिलकर उस तांत्रिक को मारकर भगा देते हैं और अब मोहिनी भी काले जादू की विद्याएं धीरे धीरे भूलने लगती है। लेकिन जब पढ़ाई के लिए मोहिनी कोलकाता जाती है तो फिर से उसकी मुलाकात एक बाबा से होती है, जिनसे मिलकर मोहिनी दोबारा काली विद्या को सीखने लगती है। मोहिनी और ममता की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी सावित्री सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब जो मुझे बार बार घबराहट होती थी, मंदिर का दिया बुझता था, मंदिर नहीं जा पाती थी, वो सब इसकी वजह से हो रहा था। सावित्री के सामने मोहिनी की सच्चाई तो आ चुकी थी, लेकिन वो अब किसी को भी ये बात नहीं बता पा रही थी। अपने आप को शांत करने के लिए सावित्री जब मंदिर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे राशि की सहेली आरती मिलती है। भाभी, मैंने आपसे अकेले में मिलना चाहती थी। उस दिन आपके घर आने के बाद जब मैं घर गई तो अचानक मुझे काफी दर्द होने लगा और जब पापा ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। आप तो जानते हैं कि मेरे पापा कितने बड़े पंडित हैं। आपके घर में कोई ना कोई तो है जो काला जादू करता है। मैं जानती हूँ वो काला जादू मेरी देवरानी करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो किस चीज का इस्तेमाल करती है काला जादू करने में। मेरे पापा तो कुछ महीनों के लिए बाहर चले गए हैं, तो अब आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनसे एक चीज सीखी थी, अगर हम मंत्र पढ़ा हुआ नींबू किसी भी काली शक्ति के आसपास ले जाते हैं तो वो नींबू लाल हो जाता है। आरती के कहने पर सावित्री एक नींबू लेती है और उसे माता रानी के चरणों में चढ़ा देती है और जब वो नींबू लेकर सावित्री मोहिनी के बगल से गुजरती है तो वो नींबू अपने आप लाल हो जाता है। हे भगवान, ये नींबू तो लाल हो गया। इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सब सही था। मोहिनी काला जादू करती है, इसीलिए सभी घर में इसकी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं। लेकिन अगर मैं घर वालों को ऐसे ही इसकी सच्चाई बता दूंगी तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी को भी यकीन नहीं होगा। सावित्री दोबारा से आरती से मिलती है और उसे सारी बात बताकर, भाभी मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपको नाइट विजन कैमरा लाकर दूंगी,
आप उसे बस अपनी देवरानी के कमरे में जाकर कहीं रख देना। इससे वो जो भी हरकत करेगी वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और हम घर वालों को दिखा देंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो काला जादू किस चीज के थ्रू करती है। आरती के दिए नाइट विजन कैमरा को सावित्री मोहिनी की अलमारी पर रख देती है और रात में मोहिनी अंकित के सो जाने के बाद अपने बैग से वही सुई और गुड़िया निकाल कर लोगों पर काला जादू करने लगती है, जो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और अगले दिन सावित्री जब अपने फोन में वीडियो देखती है तो मेरे हाथ सबूत लग ही गया, अब मुझे ये सबको दिखाना होगा। सावित्री जैसे ही हॉल में आती है तो देखती है कि सभी हॉल में बैठे हैं और उसके ससुर के हाथ में कुछ फाइल हैं, जिसे देखकर पापा जी ये फाइल किस चीज की है? बहू, हमने जो वो प्रॉपर्टी ली थी ना कुछ टाइम पहले, उसी की फाइल है। मैं वो सारी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बहू के नाम कर रहा हूँ। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। देखा, मैंने तो कहा था आप लोगों से कि जब तक ये बात जेठानी जी को पता चलेगी तो वो यही कहेंगी। तुम अपनी देवरानी से चलती हो, वो हर चीज में तुमसे बेहतर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सावित्री। आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या बकवास करे जा रही हैं? मैं जानती हूँ ये सब इसी की चाल है, लेकिन मोहिनी अब और तुम नहीं, तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है और अब इन लोगों के सामने भी आएगा। सावित्री फोन ऑन करती है और मोहिनी की काले जादू वाली वीडियो सभी को दिखा देती है, लेकिन किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसे देखकर सावित्री, अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें क्या लगा कि तुम ये वीडियो दिखाओगी और सब मुझे घर से निकाल देंगे? मुझे पता था कि तुमने मेरे कमरे में कैमरे लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा नहीं निकाला। मैं तो बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहती थी कि तुम मुझसे जीतोगी। मोहिनी की बात सुनकर सावित्री काफी परेशान हो जाती है और अब जैसे ही सावित्री घर से निकलने की कोशिश करती है तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इस परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम इसके पीछे पड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाती? तुम्हारी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ सावित्री। मैं तुम पर जाकर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं इन सबको मार दूंगी। और ये जो घर में मंदिर है ना, अब इसे भी तुम्हें ही बंद करना होगा। ससुराल वालों की सलामती की वजह से सावित्री घर में रखा मंदिर बंद कर देती है। घर और बाहर के कामों की वजह से सावित्री घर से निकल तो रही थी, लेकिन वो किसी से भी कुछ कह नहीं पा रही थी। सावित्री क्या हुआ? कुछ दिनों से दिखी नहीं रही हो और तुम्हारे घर वाले भी कहीं नजर नहीं आए। तब कहीं बाहर आ गए हैं क्या? तुमने बताया था कि तुम्हारे गांव वाली बहन पर जब वो साया आया था तो किसी तांत्रिक बाबा ने साया को हटाया था। तुम्हें पता है वो तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? वो तो मुझे नहीं पता। वो तो किसी काम से उस गांव में आए थे तो हमने उनकी मदद ली थी। पर तुम क्यों इस बारे में पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? सावित्री लता से कुछ नहीं कहती और अब सीधा मंदिर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मैं मंदिर में आई तो मोहिनी को पता चल जाएगा। माता रानी, मैंने हमेशा आपसे अपने परिवार की सलामती मांगी है। आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि मोहिनी का साया पूरे परिवार के ऊपर से हटा सकूं? मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ मेरी माता रानी। सावित्री इतना बोल रही होती है कि तभी एक बहुत बूढ़ी औरत सावित्री के पास आती है और उसे परेशान देखकर, अरे बेटिया, क्या हुआ तुम्हें? बड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सावित्री है। अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे उस मुश्किल को दूर करूं। क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम सावित्री है। एक वो सावित्री थी जो यमराज से अपने पति की मृत्यु वापस ले आई, और एक तुम सावित्री हो। बस फर्क इतना है कि तुम यहाँ बात तुम्हारे पति की नहीं, पूरे परिवार की कर रही हो। सही कहा आपने। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। माता रानी जरूर मेरा साथ देंगी, मैं जानती हूँ। सावित्री अब सीधा घर आती है और देखती है कि मोहिनी घर पर नहीं है। मोहिनी बाहर गई है, यही एक मौका है। सावित्री घर में रखा मंदिर अब जल्दी से खोलती है और उसमें दिया जला देती है और अब घर के बिल्कुल बीचों बीच बैठकर उसमें हवन कुंड जलाती है और मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे बाहर गई मोहिनी को अब ये महसूस हो जाता है। सावित्री का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो क्या कर रही है? मुझे जल्दी से उसे रोकना होगा। मोहिनी जल्दी से घर आती है और देखती है कि सावित्री घर में पूजा कर रही है। सावित्री, अपना ये पूजा पाठ बंद करो, वरना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारे परिवार तो तुम्हारा बिगाड़ सकती हो ना। मोहिनी फिर से अपने बैग से सुई निकालती है और जैसे उस गुड़िया में सुई चुभोती है तो सभी घर वाले बाहर हॉल में आ जाते हैं और अब सभी सावित्री को पकड़कर उसे पूजा करने से रोकने लगते हैं। अब आज मुझे मेरा ये परिवार भी नहीं रोक पाएगा। हे माता रानी, मदद करो मेरी। जैसे तैसे कर सावित्री अपने परिवार वालों से अपने आप को छुड़ाती है और भागते हुए सीधा मोहिनी को धक्का दे देती है, जिससे मोहिनी के हाथ से सुई नीचे गिरती है और अब देरी न करते हुए सावित्री उसे उठाकर उस पवित्र अग्निकुंड की आग में डाल देती है।
सुई के जलने के साथ साथ मोहिनी की सारी काली शक्तियां भी जलकर राख हो जाती हैं। ये तुमने क्या किया? मेरे सालों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी है। अब सभी घर वाले होश में आ जाते हैं और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घिनौना राज छुपा था। लेकिन माँ जी, अब इसका वो राज जल चुका है और अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अब इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। विवेक पुलिस को कॉल करता है और पुलिस मोहिनी को पकड़कर ले जाती है। भाभी, आपने सच में आज हम सबकी जान बचा ली, वरना पता नहीं वो हमें अपने वश में करके क्या क्या करवाती। उसने अपनी सुई की नोक पर हमें खूब नचाया। शुक्रिया करना भी है तो माता रानी का करिए। आपने कभी उन्हें दिल से नहीं माना, उनकी पूजा नहीं करी, लेकिन देखिए आज उनकी ही बदौलत आप सब सही हैं। पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से पूरा परिवार सावित्री की तरह ही सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है। तो वहीं मोहिनी सलाखों के पीछे सड़ती